नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। जो वन नेशन वन इलेक्शन का ये मुद्दा आज आपको दिखाई दे रहा है, जो आरएसएस हमारे देश में एक बड़ी सामाजिक संस्था है, उसके लोग नहीं चाहते हैं कि इस देश में लोगों को शिक्षा मिले, सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, न्याय मिले, मान सम्मान और स्वाभिमान का जीवन मिले। आरएसएस का ये उद्देश्य है कि इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था के आधार पर सिस्टम चले, जबकि भारत का संविधान इस देश के अंदर सबको बराबर के अधिकार देने की बात करता है, सबको समान शिक्षा देने की बात करता है। आरएसएस जैसे लोग जो ये चाहते हैं कि हमारे लोग गुलाम बने रहें, वही ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकार को जो जन कल्याणकारी कार्य करने चाहिए वह सरकार कार्य नहीं कर रही है। राष्ट्र के नाम पर और धर्म के नाम पर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक अभियान चलाया हुआ है उन्होंने। इस अभियान में पूरा सहयोग इस देश का मीडिया दे रहा है। टीवी चैनल, अखबार सभी आज सरकार के साथ हैं। G20 से यदि गरीबों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, गरीबों को, बच्चों को रोज़गार मिल जाए और गरीबों के प्रति जो इस देश में कुछ मुट्ठीभर लोग हैं जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों से नफ़रत करते हैं, वो नफ़रत ख़त्म हो जाए, लोगों को थाने में जाने पर उसकी जाति ना पूछी जाए, उसको न्याय दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि G20 का कुछ लाभ दिखाई दे। जब सरकार के द्वारा कोई बड़ा आयोजन होता है तो सरकार की तरफ से जो मुख्य सरकार का मुखिया होता है उसके द्वारा उसका उद्घाटन होना चाहिए, उसके द्वारा उसका प्रारंभ होना चाहिए। चाहे वो आपने राम मंदिर की बात की, उसके उद्घाटन के अवसर पर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गए, वहाँ भी राष्ट्रपति जी नहीं गए। और अब भी आपने बात की कि नए लोकसभा भवन पर जो झंडा फहराया जाएगा, उसमें आप बता रहे हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष जी के द्वारा वो फहराएंगे। तो इसमें भी राष्ट्रपति जी को बुलाना चाहिए उनको। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से हमारे भारत देश के अंदर जो उथल पुथल 8-10 सालों में चली आ रही है, कभी कुछ सरकार के द्वारा निर्णय ले लिया जाता है और कभी कुछ, तो इसको देखते हुए आज हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं और कुछ जो हमारे देश की समस्याएं हैं, इन विषयों पर आज उनसे कुछ वार्तालाप करते हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद आपको। सर, जिस प्रकार से जो हमारी सरकार जो वन नेशन वन इलेक्शन जो व्यवस्था करने जा रही है, तो उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि ये ज़रूरी है या इससे पहले कुछ और मुद्दे भी हैं हमारे देश के अंदर? देखिए, हमारे देश में जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, ये शासन प्रणाली बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखित संविधान के अनुसार चलनी चाहिए। इसमें लोगों को अपना वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिला है और चुने हुए प्रतिनिधियों की ये जिम्मेदारी भारत के संविधान के द्वारा निश्चित हुई है कि वह जिस क्षेत्र से चुनकर आते हैं उस क्षेत्र की जनता के कल्याण के लिए कार्य करें। लेकिन सन 52 से लेकर अब तक पूरे देश का ऐसा माहौल बन चुका है कि जो बहुजन समाज की 6743 जातियों के लोग हैं, उनकी अशिक्षा के कारण, अज्ञानता के कारण, कमजोरी के कारण लंबे समय तक ऐसे लोग अपने वोट का महत्व नहीं समझ पाए। इसका फ़ायदा दूसरी पार्टियों ने आज तक उठाया है। इसके कारण भारत के संविधान के अनुसार कार्य नहीं हो पा रहा है और जो सरकारें रहीं वह अपने मन से कार्य करती रहीं। तो उसी कड़ी में जो वन नेशन वन इलेक्शन का ये मुद्दा आज आपको दिखाई दे रहा है,
जो आरएसएस हमारे देश में एक बड़ी सामाजिक संस्था है, उसके लोग नहीं चाहते हैं कि इस देश में लोगों को शिक्षा मिले, सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, न्याय मिले, मान सम्मान और स्वाभिमान का जीवन मिले। आरएसएस का ये उद्देश्य है कि इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था के आधार पर सिस्टम चले, जबकि भारत का संविधान इस देश के अंदर सबको बराबर के अधिकार देने की बात करता है, सबको समान शिक्षा देने की बात करता है। चूँकि बहुजन समाज के लोग शासक नहीं बन पाए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने प्रयास किया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के माध्यम से वह चाहते थे कि इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोग शासक बने, लेकिन जो बहुजन समाज के विरोधी लोग हैं, जो कांग्रेस में रहे आज भाजपा में हैं, भिन्न भिन्न प्रदेशों में तमाम पार्टियां बना के वो लोग आज भी शासक बने हुए हैं, ऐसे लोगों ने अपने तमाम साधनों के माध्यम से, चाहे वो उद्योगपति लोग हैं, चाहे वो मीडिया में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो शासन प्रशासन में बैठे हुए प्रशासनिक मशीनरी के लोग हैं, चाहे वो कोर्ट कचहरी में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन में बैठे हुए लोग हैं, ये इनके इन प्रकारेण उनका ये प्रयास रहा कि ये बहुजन समाज दबा कुचला रहे, शोषित पीड़ित रहे। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे सभी प्रकार की समस्याओं के ताले आसानी से खोले जा सकते हैं। बाबा साहब के द्वारा जो सोच पूरे देश के अंदर पैदा की गई कि लोग अपने वोट का महत्व समझें, अपनी पार्टी बनाएं, इस देश के शासक बनें। बाबा साहब के बाद इस कार्य को करने के लिए मानवर कांसीराम साहब आए। उन्होंने बाम चीफ DS4 और BSP बना के पूरे देश के अंदर बहुजन समाज के लोगों में राजनीतिक चेतना पैदा की। देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के लोगों की सरकारें भी रहीं, लेकिन फिर उन्हीं ताकतों ने, जो बहुजन समाज की विरोधी ताकतें जो दूसरी पार्टियों में बैठी हैं, उन्होंने उस पार्टी के नेतृत्व को गुमराह किया, उस पार्टी के नेतृत्व को अपने जाल में फंसाया और वह नेतृत्व अपने उद्देश्य से भटक गया। उसका परिणाम ये हुआ कि एक बड़ा आंदोलन रुक गया। आज इसी बात को भीम आर्मी के चीफ और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर एडवोकेट जी पूरे देश के अंदर पिछले 10 साल से लगातार संघर्ष करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जिनकी सरकारें होती हैं वह लोग अपने मन से कार्य करते हैं। संविधान में तो सबको बराबरी के अधिकार मिले हैं, लेकिन संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और इसीलिए बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को संविधान को जब प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया था, तब उन्होंने कहा था, यदि इस संविधान को चलाने वाले सरकार में बैठे हुए नेताओं की नीयत ठीक रही, ईमानदारी से इस संविधान पर कार्य किया, तो 10 साल के बाद देश के अंदर जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो शोषित हैं, जो गरीब हैं, जो कमज़ोर हैं, जब उन्हें संविधान के अनुसार अधिकार मिलेंगे तो उनकी हालत 10 साल के बाद संवरती हुई और सुधरती हुई नज़र आएगी। साथ ही साथ उन्होंने शक जाहिर किया था कि यदि इस संविधान को चलाने वाले सरकार में बैठे हुए नेताओं की नीयत ठीक नहीं रही, इस संविधान को ईमानदारी से लागू नहीं किया गया, तो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान व्यर्थ साबित होगा। आज हम देख रहे हैं कि संविधान को लागू हुए लंबा समय हो गया, लगभग 71 वर्ष होने जा रहे हैं। आज भी लोग अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए भटक रहे हैं। देखिए, संविधान जब से लागू हुआ उसके बाद संविधान में मिले अधिकारों के कारण लोगों ने शिक्षा ग्रहण की, संविधान में मिले अधिकारों के कारण लोगों को प्रशासन में नौकरियां मिली, संविधान में मिले अधिकारों के कारण लोग राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिनिधि बने।
उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। आज भी लगभग 80 से 90% बहुजन समाज के लोग मेहनत मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। हमारे 10-12% लोग मेहनत करके आगे बढ़े हैं, अच्छे घर मकान में रहने लगे हैं, अच्छे कपड़े पहनने लगे हैं। तो आरएसएस जैसे लोग जो ये चाहते हैं कि हमारे लोग गुलाम बने रहें, वही ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकार को जो जन कल्याणकारी कार्य करने चाहिए वह सरकार कार्य नहीं कर रही है। राष्ट्र के नाम पर और धर्म के नाम पर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक अभियान चलाया हुआ है उन्होंने। इस अभियान में पूरा सहयोग इस देश का मीडिया दे रहा है। टीवी चैनल, अखबार सभी आज सरकार के साथ हैं। चूँकि सरकार उनको बड़े बड़े विज्ञापन देती है, उन्हें पैसा मिलता है, इसलिए सरकार अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करा के इस देश में हमेशा के लिए शासक बनने के लिए राष्ट्रवाद और धर्मवाद का सहारा लेती है। आज सरकार शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं कर पा रही है। आप देखिए, सरकार के द्वारा जो प्राइमरी स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, चाहे वो नगर निगम के द्वारा हों, नगर पालिका के द्वारा हों, जिला पंचायत के द्वारा हों, समाज कल्याण विभाग के द्वारा हों, सभी सरकार के स्कूलों में अध्यापक जितने होने चाहिए आवश्यकता के अनुसार उतने नहीं हैं। 1 या 2 अध्यापक स्कूलों में हैं और वह स्कूल 5वीं क्लास तक है या 8वीं क्लास तक है। तो एक मजाक बना के रखा हुआ है शिक्षा को कि 8 क्लास के बच्चों को 3 या 4 टीचर कैसे पढ़ा लेंगे, या 5 क्लास तक के बच्चों को 1 या 2 टीचर कैसे पढ़ाएंगे। तो ये सरकार की सोची समझी रणनीति है कि बहुजन समाज के गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं मिले। अगर ये शिक्षित होंगे तो इनको दिमाग से, बुद्धि से ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान मिल जाएगा तो ये अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे और इस देश के शासन सत्ता की तरफ पहुंचेंगे। तो देश के गरीब लोगों को शासन से दूर रखने के लिए, सत्ता से दूर रखने के लिए जानबूझकर शिक्षा प्रणाली को ख़राब किया गया है और जानबूझकर उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाए, इसलिए सरकार कोई कार्य भी नहीं करती है। सर, जिस प्रकार से जो अभी कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले G20 का जो आयोजन हुआ हमारे देश के अंदर, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? G20 का आयोजन एक कंटिन्यूस प्रक्रिया है। 20 देशों का एक ग्रुप है जिसको G20 के नाम से जाना जाता है। ये प्रत्येक वर्ष, जैसे हमारे आगरा में भीम नगरी का आयोजन होता है, सन 96 से लेकर अब तक आगरा में भीम नगरी का आयोजन होता है। तो एक केंद्रीय कमेटी है, वह हर साल भीम नगरी के कार्यक्रम को अलग अलग मोहल्लों में देती है। यही एक प्रक्रिया है G20 देशों की कि हर वर्ष एक नए देश में इसका आयोजन होता है और जिस देश में आयोजन होता है उस देश का जो प्रधान है वो उसकी अध्यक्षता करता है। तो उसी प्रक्रिया को भारत ने भी इस वर्ष अपने यहाँ पालन किया है। इसमें सरकार ये प्रचार प्रसार कर रही है कि इससे जो आर्थिक क्षेत्र है उसमें हमें बड़ा लाभ मिलेगा, जो दूसरे देश हैं उनसे हमारा आदान प्रदान होगा टेक्नोलॉजी का और बहुत सी चीज़ों का। मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि G20 कोई नई संस्था नहीं है, पुरानी संस्था है। तो पहले भी वो ये कार्य होते थे, पहले भी मीटिंगें आयोजित होती रही। जिस प्रकार से जो उन मीटिंगों में भी इस प्रकार के आदान प्रदान होने की शर्तें और समझौते हुए, लेकिन उनका कोई विशेष लाभ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि इस देश की जो 6743 जातियों बटी हुई बहुजन समाज की गरीब जनता है उसको कोई लाभ हुआ हो। G20 से यदि गरीबों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, गरीबों को, बच्चों को रोज़गार मिल जाए और गरीबों के प्रति जो इस देश में कुछ मुट्ठीभर लोग हैं जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों से नफ़रत करते हैं, वो नफ़रत ख़त्म हो जाए, लोगों को थाने में जाने पर उसकी जाति ना पूछी जाए, उसको न्याय दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि G20 का कुछ लाभ दिखाई दे। नहीं तो इस प्रकार की योजनाएं आती रहेंगी, इस प्रकार के आयोजन होते रहेंगे। जनता की गाड़ी कमाई
इस प्रकार के आयोजनों में व्यर्थ रूप से खर्च होती रहेगी। अब चूंकि सरकार है तो सरकार के द्वारा ये आयोजन होता है, इसमें हम लोग अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं। इसीलिए हमने आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में ये संकल्प लिया हुआ है कि आज नहीं तो कल हम लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं अपने लोगों में जागृति पैदा करके भाईचारा बना के उन्हें आज़ाद समाज पार्टी से जोड़ के इस देश के शासक बनेंगे और अपने बहुजन समाज के लोगों के साथ साथ अन्य सभी समाज के लोगों को एक समानता का और सुरक्षा का और एक खुशी का वातावरण देने की कोशिश करेंगे। सर, जिस प्रकार से जो कुछ महीने पहले जब नई संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ था उसमें राष्ट्रपति महोदय जी को नहीं बुलाया था, और जब ये लोग कहते हैं राम मंदिर बन रहा था उसमें भी नहीं उन्हें राष्ट्रपति जी को बुलाया, और आने वाले समय में भी जब संसद भवन का जो ध्वजारोहण होने वाला है तो उसमें भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जा रहा है। क्या ये सही है या गलत है कि राष्ट्रपति महोदय के होते हुए लोकसभा अध्यक्ष उसका ध्वजारोहण करें? देखिए, सरकार में बैठे हुए लोग जो भी नीतियां बना रहे हैं उन्हें अपने हिसाब से उसको कार्यान्वित करना है। जनता के हिसाब से तो ये होना चाहिए कि जब सरकार के द्वारा कोई बड़ा आयोजन होता है तो सरकार की तरफ से जो मुख्य सरकार का मुखिया होता है उसके द्वारा उसका उद्घाटन होना चाहिए, उसके द्वारा उसका प्रारंभ होना चाहिए। चाहे वो आपने राम मंदिर की बात की, उसके उद्घाटन के अवसर पर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गए, वहाँ भी राष्ट्रपति जी नहीं गए। और अब भी आपने बात की कि नए लोकसभा भवन पर जो झंडा फहराया जाएगा उसमें आप बता रहे हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष जी के द्वारा वो फहराएंगे, तो इसमें भी राष्ट्रपति जी को बुलाना चाहिए उनको। अब चूँकि ये देश वर्ण व्यवस्था के आधार पर चलने वाला देश है, ये देश जात व्यवस्था के आधार पर चलने वाला देश है। यहाँ लोग कहते कुछ हैं और अंदर से भावनाएं लोगों की अलग होती हैं। यदि इस देश के राष्ट्रपति बहुजन समाज के कमज़ोर वर्ग से नहीं होते तो हो सकता है कि उनको राम मंदिर के उद्घाटन में भी आमंत्रित किया जाता, हो सकता है कि उनसे पार्लियामेंट का जो झंडा है उसको भी फहराया जाता। सर, जैसे कि आपकी आज़ाद समाज पार्टी भविष्य में कभी सरकार बनाती है तो क्या क्या जो गरीबों के जो इस समय पूंजीपतियों द्वारा जो आवासीय भवनों को कब्जा कर लिया गया है, उस पर मॉल बना दिए गए हैं आवासीय क्षेत्रों में, कि आने वाले समय में उन पर कार्रवाई हो सकती है आपके द्वारा? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी बहुजन समाज के कल्याण के लिए, बहुजन समाज के लोगों को शिक्षा देने के लिए, रोज़गार देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, मान सम्मान और स्वाभिमान का जीवन देने के लिए गठित की गई है। आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो बहुजन समाज के लोग मान सम्मान और स्वाभिमान का जीवन जिएंगे, उन्हें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रोज़गार का क्षेत्र हो, सुरक्षा का क्षेत्र हो, कहीं भी किसी के साथ कोई समस्या पैदा नहीं होगी। आप ये समझिए कि सरकार से ही सारी चीज़ें संचालित होती हैं। आज आपने कहा कि जो गरीबों की झोंपड़ियां हैं, गरीबों की दुकान हैं, गरीबों की बस्तियां हैं, वहाँ पे मॉल बनवाए जा रहे हैं। तो चूंकि सरकार है, सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, और गरीब लोग क्योंकि बहुजन समाज के हैं, छोटी जातियों के हैं, इसलिए वो असहाय हैं, कमज़ोर हैं, उनकी सुनने वाला तो हो सकता है कि सरकार ने मान लिया है कि ये गरीब लोग हमारा क्या बिगाड़ देंगे। जी। लेकिन जब वोट का समय आता है तो वो लोग इन्हीं के बीच में आके वोट भी मांगते हैं और बड़े बड़े वादे भी करते हैं। आज नहीं तो कल ये गरीब इस बात को समझेंगे, सच्चाई सामने आएगी और लोगों में जागृति आ गई तो यही गरीब अपना वोट फिर आज़ाद समाज पार्टी को देना शुरू करेंगे और आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। फिर ये भाजपा और दूसरी पार्टियों को गरीबों के बीच में कितना भी ये प्रयास करेंगे, इन्हें वोट नहीं मिलेगा। तो दर्शकों, अभी हमने वार्तालाप किया आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ी जी से, और आने वाले समय पे
किसी और पर्सन से आपकी मुलाकात करवाएंगे और जो हमारे भारत देश की जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, जो गरीब लोगों को हक अधिकार मारे जा रहे हैं इस समय, उन विषयों पर हम बात करेंगे। और इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।